आज इस प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजय कुमार साहब हैं। मेरे साथ हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हिजम राजन सिंघा साहब हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे इंचार्ज भी हैं। मेरे साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के चौधरी कृष्णपाल सिंह जी भी हैं। मेरे साथ में हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री शिवराज सिंह जी भी हैं। गौतम बुद्ध नगर से हमारे जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ में है राजकुमार जी, और गौतम बुद्ध नगर से महासचिव एडवोकेट प्रेम सिंह जी भी हमारे साथ में हैं। और एक और हमारे बीच में हैं आदरणीय शर्मा जी, जो LIU से हमारे यहाँ आए हुए हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। आप सबके सामने अब वो बात जिसके लिए हमने प्रेस वार्ता बुलाई है आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, अभी 10 मार्च को 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, इन चुनावों में विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब में जो ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, और केवल ईवीएम में ही नहीं, जो शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं, जिनमें विशेषकर IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स यानी कलेक्टर और SP, SSP और पुलिस के और लोग शामिल हैं, इन सब ने जहां पे बीजेपी हार रही थी वहां पर जबरदस्ती बीजेपी को जिताया और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो लोग थे, जो प्रत्याशी थे, उनको हराया। इसके विषय में आप सारे मीडिया के सारे साथी हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हैं, ऑडियोस भी वायरल हैं। वीडियोस तो आपने देखे हैं, ईवीएम कैसे कचरे के ढेर में मिल रही है, और किस तरह से बनारस में देखा कि 3 गाड़ियां ईवीएम को लेकर जा रही थी, जिनमें 2 निकल गई और 1 पकड़ में आ गई, और उसमें देखा आपने किस तरह से ईवीएम पकड़ी गई। इसके अलावा आपने वीडियोस देखी हैं कि लोग जो प्रिजाइडिंग जो पार्टी है, पोलिंग पार्टी, वो किस तरह से बिल्कुल रोड पे, सड़क पे हाथ में ईवीएम को लेके जा रही है, जबकि ये कोई नियम नहीं है। ईवीएम बहुत महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है, एक मशीन है। सारा रिजल्ट उस ईवीएम मशीन में है, जिसको लेकर ऐसे ही आम आदमी की तरह वो जा रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के। और मैं बताऊंगा कि ये सब क्या है, किस लिए हुआ है, वो सारी चीज बताऊंगा आपको। तो ये सारी चीज देखिए, आपने 2 ऑडियो बड़ी जबरदस्त तरीके से वायरल हैं, जिसमें एक कासमाबाद, जो गाजीपुर जनपद है, उसमें जहूराबाद विधानसभा के अंदर एक कासमाबाद इलाका है। मैं कासमाबाद इलाके में जिस दिन रैली हुई माननीय अखिलेश यादव जी की और ओम प्रकाश राजभर जी की, उस रैली में मैं मंच पर था। उस इलाके के एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी की जो ऑडियो वायरल है, मैं समझता हूं उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। हर चीज उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्लियर की है। उसमें साफ बताया कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में ईवीएम में धांधली की गई है, ईवीएम बदली गई। जब उससे कहा गया कि आपको शिकायत करनी चाहिए, तो उसने कहा भी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन एसओ ने, एसओ मतलब स्टेशन ऑफिसर यानी दरोगा, जो थाना अध्यक्ष है, दिल्ली में SHO बोलते हैं उसे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, लेकिन यहां पर एसओ बोलते हैं, जो थाना अध्यक्ष होता है उत्तर प्रदेश में। तो उसने कहा कि एसओ ने धमका दिया कि मास्टर जी, नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाओगे। और फिर उसने ये भी कहा कि वो कहते नहीं है, कर भी देते हैं, इसलिए हम चुप लगा के बच्चे भी तो पालने हैं। इसके बाद में उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम में यार जमा होती हैं, तो उसने कहा कि भाई जब 2 ईवीएम दी जाएंगी मुझे, और जो पहले से ही मैनिपुलेटेड ईवीएम है, वो ईवीएम ही जब हम स्ट्रांग रूम में जमा होंगे तो गिनती तो उसी की होगी ना, तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि ऊपर से चुनाव आयोग वो इस पूरे खेल में शामिल है। उसी के माध्यम से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उनको 2-2 ईवीएम दी गई, और एक ईवीएम जिसमें वोटें पड़ी हैं एक्चुअल में उसकी गिनती ही नहीं हुई, वो स्ट्रांग रूम में जमा ही नहीं हुई, और वो मशीनें जमा हुई जो पहले से मैनिपुलेटेड थी, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए सारा खेल किया गया। उस ऑडियो से सारी चीजें क्लियर है। इसके अलावा जो और चीजें हुई हैं साथियों, एक बिजनौर क्षेत्र का एक ऑडियो आपके सामने हो रहा होगा कि जो वहां पे बढ़ापुर विधानसभा से जो विधायक जीता है, उसका एक आदमी और 2 और लोग हैं, उनके बीच की वार्तालाप है, और उसमें बहुत स्पष्ट उसने कहा है कि जब हम बढ़ापुर से जीत गए तो हम और विधायक जी दूसरे में गए, तो नेटवर्क वाली में गए, नूरपुर वाली में, उधर हम गए। जाके जब वहां पूछा तो देखा वहां पे हमने फिर उनको फोन करवाया विधायक जी से,
चीफ सेक्रेटरी को, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुख्य सचिव है, उसको फोन किया। उसने डीएम को कहा और फिर डीएम ने वो 2 सीटें जिन पे बीजेपी हार रही थी, कलेक्टर के माध्यम से उनको जीता हुआ घोषित करवाया गया। शायद एक में 290 वोट के आसपास और एक में 206 के लगभग वोट हैं, इतने ही अंतर से। वो तीसरी सीट के लिए भी कहा गया, लेकिन कलेक्टर ने कहा भाई बहुत लंबी जीत वो है, अंतर 10-15 हजार का अंतर है, उसे कहां से ठीक करूंगा मैं। ये सारी चीजें उन ऑडियो में आ रही हैं, क्लियर आ रही। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। और जो वर्तमान सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है और जो सरकार पंजाब में है, ये जनता के मत से चुनकर नहीं आई। ईवीएम में चुनाव आयोग के द्वारा बेईमानी करके, धांधली करके, गड़बड़ी करके उनको सत्ता में लाया गया है। यह साधारण बात नहीं है साथियों। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं, 15 से 16 करोड़ मतदाता हैं। उनके साथ छल है, ये उनके साथ धोखा है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे महाभारत में चीरहरण आपने सुना होगा। ये चीरहरण नहीं है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। इस देश के संविधान को पैरों तले कुचलना है। अफसोस, इस देश की तमाम न्यायपालिका, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सब बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदर की तरह बैठे हुए हैं। ना उन्हें कुछ दिखाई देता है, ना उन्हें कुछ सुनाई देता है, ना ही वो कुछ बोलते हैं। ये स्थिति आज की तारीख में है, जो बहुत ही गंभीर स्थिति है। जो वीडियो आपको दिखाई देती हैं, जो ऑडियो आप सबको, आम आदमी को सुनाई देती हैं, क्या उन्हें सुनाई नहीं देती? रही इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन जो इस बेईमानी में पूरी में शामिल है, जो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, उससे बात ही क्या करनी, उसके विषय में बात ही क्या करनी। ये सब कुछ हुआ है और एक नहीं, बड़े पैमाने पर ये चीजें लगातार आ रही हैं। इसके लिए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, जो सरकार अब बनी है उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, और दोबारा से चुनाव कराया जाए बैलेट पेपर से, और ईवीएम को हमेशा के लिए इस देश की चुनावी प्रक्रिया से हटाया जाए और सारे चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हो और एक ही दिन में चुनाव हो। और चुनाव की वोटिंग जिस तरह से जिस समय बंद हो जाए, उसके 3-4 घंटे बाद ही तुरंत काउंटिंग शुरू होनी चाहिए। सारी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहीं किसी कोने से देखे, वो उस पर उंगली ना उठा सके। ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसी बात को लेकर हमारी पार्टी, राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी, आने वाले समय में बहुत जल्दी हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और ये वीडियो जहां तक भी पहुंच रही है, मैं जानता हूं करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि जो भी ईवीएम के ऊपर मैंने सारी डिटेल बताई है पहले से भी, वो सब चीज करोड़ों लोगों ने देखी। मैं उन्हीं सब लोगों से निवेदन करता हूं, देश के लोगों से निवेदन करता हूं, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है और न्यायपालिका से गुहार करनी है कि जो संविधान को बचाने की, रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज उस जिम्मेदारी को निभाएं और उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो चुनाव हैं, इनको कैंसिल करके, ईवीएम को हमेशा से खत्म करके आप दोबारा से चुनाव कराएं। इसमें जो हम लोग करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, केंद्र लेवल से लेकर, यानी राजधानी दिल्ली से लेकर हर प्रदेश की राजधानी में, हर मंडल में, हर जिले स्तर पर, लोकसभा और विधानसभा स्तर पर और तहसील स्तर तक पूरा आंदोलन होगा। लंबा आंदोलन चलेगा, लेकिन हम इस आंदोलन को पूरी ताकत से करेंगे। जितना भी हमें दम है, मैं आप सबके माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से, जो जितने भी लोग इस वीडियोस को देखें, उन सबसे निवेदन करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस आंदोलन में हमारा साथ दें। तन, मन और धन, हर तरह से इस आंदोलन में साथ दें साथियों। अगर यह आंदोलन लड़ा नहीं गया, ईवीएम को इस चुनावी प्रक्रिया से निकाला नहीं गया, तो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2024 के चुनाव की कह नहीं सकता, हो सकता ना भी हो लोकसभा का, लेकिन अगर हो भी गया तो लिख लेना मेरी बात, आप 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, इस देश में राजतंत्र स्थापित करेगी, देश के संविधान को खत्म करेगी और जो संविधान मनुस्मृति पर आधारित है उसे वो लोग लागू करेंगे। और मनुस्मृति का संविधान, अपनी बहन बेटियां भी अधिकार विहीन उस संविधान में हैं। ये सारी चीजें हैं। इसलिए इस आंदोलन, ईवीएम के आंदोलन में
हमारा साथ दीजिए। मैं जानता हूं बहुत साथी लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार साथी इस आंदोलन में हमारा साथ देने के लिए, बढ़ चढ़कर साथ देने के लिए आगे भी आ रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं, हमें मैसेज भी भेज रहे हैं। मैं साथियों आपको दो चीजें बताना चाहूंगा इस सारी चीज में। मेरा फोन नंबर है 7840868666। हिंदी में बोलता हूं 78 40 86 86 66। जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज करें, अपना नाम, अपना पता, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, ताकि हमें पता लगे कौन साथी कहां से हमारे इस आंदोलन में जुड़ना चाहता है, साथ देना चाहता है। इसके अलावा एक और मैं आपको सूचना देना चाहता हूं साथियों, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी का एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल। मैं नहीं जानता कि आज के बाद में उस चैनल को चलने भी दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में एलआईयू के साथी बैठे हैं, तो सरकार को अब हमारी जानकारी है और निश्चित रूप से सरकार इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से वॉच कर रही है। फिर भी एक चैनल है आरजेएसपी भारत का सच, आरजेएसपी भारत का सच, इसे सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे साथी मीडिया के हैं, हम इनको नहीं बुला पाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी जिस दिन ईवीएम के विषय में मुझे जितनी जानकारी मिली, 9 फरवरी को, 10 फरवरी को पहले फेज का चुनाव होना था, 9 फरवरी को जानकारी मिली, हमने रात में ही वो वीडियो बना के उस अपने चैनल पर डाला। बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो सूचना कई बार इमरजेंसी में पहुंचाने के लिए हो, आपको पहुंच सके। सारी सूचना इस पर आपको मिलेंगी मीडिया के साथियों के साथ साथ। तो आंदोलन, इसमें आप जो आंदोलन की कड़ी में सबसे पहले जितने भी साथी देख रहे हैं, 2 अप्रैल को दिल्ली में रानी झांसी रोड पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन में एक हमने सभा रखी है। 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार 11 बजे से 3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा और उसमें व्यापक रूपरेखा जो है इसकी बना के उसकी घोषणा की जाएगी। बनाई हमने भी ये रूपरेखा, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश के लोग उसमें शामिल हो, उनकी भागीदारी हो, वो लोग आके इस सारी रूपरेखा में अपना बताएं, योगदान करें और हम घोषित कर सकें। और एक बात और आपके बीच में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, छोटे हो या बड़े हो, देश में कहीं भी हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हम इसके अलावा हम लेटर भी उनको भेजेंगे, लेकिन लेटर ना भी मिले तो इस मीडिया के माध्यम से मेरी उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यह मेरा व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, हमारी पार्टी का कोई अपना पर्सनल आंदोलन नहीं है, हमारे साथियों का। यह देश को बचाने का आंदोलन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, आने वाली पीढ़ी को बचाने का आंदोलन है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ईवीएम को नहीं उखाड़ के फेंका, बीजेपी को नहीं वहां उखाड़ के फेंका जा सकता, और 2024 के बाद इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र स्थापित होगा, और फिर ना आपके बच्चे सलामत रहेंगे, ना आपकी शिक्षा, ना रोजगार, कुछ नहीं। आज ही आपकी क्या हालत है वो सब देख रहे हैं आप। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे राज्य पार्टियां हो, छोटी हो बड़ी, सबसे निवेदन है इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। 2 अप्रैल को अंबेडकर भवन दिल्ली में, नई दिल्ली में आइए, रानी झांसी रोड पर। इसके अलावा साथियों, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो सारे सामाजिक संगठन, उनसे निवेदन है, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी निवेदन है, इस महाआंदोलन में साथ दीजिए। यह आंदोलन हम पूरे देश में करेंगे, हर जिले में करेंगे, हर राजधानी में करेंगे, प्रदेश की में, केंद्र में होगा, हर स्तर पर होगा, डिसाइड होगा सबसे बात करने के बाद। इसके अलावा साथियों, मैं आप सबसे एक चीज और कहना चाहूंगा, जो आंदोलन होगा उस आंदोलन का केवल झंडा एक ही होगा, हमारा तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय झंडा, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वही झंडा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जो पार्टियां, जो संगठन आएंगे, उनके अपने बैनर होंगे, पोस्टर होंगे, जैसे भी होगा वो सब डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन झंडा एक ही रहेगा, राष्ट्रीय झंडा। इसीलिए मैंने आज मेरे मीडिया के साथी सबको बुलाया है और इनके माध्यम से इस सूचना आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझेंगे, क्योंकि अगर ईवीएम है तो आपका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में। ध्यान रखिए कि बीजेपी और मोदी सरकार इस देश के 110 से 120 करोड़ लोगों को गुलाम कराने के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। सीएनआरसी का भी जो आंदोलन हम लोगों को करना पड़ा, सीएनआरसी का कानून भी, वो भी इसी तरफ था, कृषि कानून भी इसी तरफ थे, और अब जो सारी चीजें हो रही है वो सब कुछ इसीलिए। आपकी आवाज भी बंद की जाएगी। यह भी हो सकता है कि आज के बाद में मुझे बंद कर दिया जाए जेल में, इस बात की चिंता नहीं करना, मुझे, मेरे साथियों को इससे फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन नहीं रुकना चाहिए साथियों,
हो सकता है बीजेपी वाले क्योंकि मुझे धमकी भी देने लगातार, मार भी दे मुझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आते जाते रहते हैं, आंदोलन नहीं मरते हैं, कभी भी वो चलते रहते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। यही बात, इसलिए आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। जो भी लोग इस आंदोलन में साथ देना चाहते हैं, मैंने जो नंबर बताया 7840868666, इस पर हमें मैसेज कीजिए लगातार। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज किए। बस यही बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अब मीडिया के साथी जो सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। सर, आप बार बार ईवीएम का विरोध करते हैं, तो आपके सामने क्या कारण रहा कि आपने पार्टी का सपोर्ट किया? किस पार्टी का? हमने किस पार्टी का सपोर्ट किया? देखिए, हमने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया। क्यों किया? हमने इसलिए गठबंधन किया कि भाजपा को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक पार्टी और उसका गठबंधन मजबूत था जो भाजपा को धूल चटा देता, तो वो समाजवादी पार्टी ही थी। और देखिए जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम को मैं 1 मिनट आपके सामने बताता हूं। जो बैलेट पेपर से गिनती हुई है, यानी जो सरकारी कर्मचारियों या 80 साल के ऊपर के लोग थे या विकलांग लोग थे, उनके जो बैलेट पेपर से उन्होंने वोट डाला, उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है। 304। और समाजवादी पार्टी को 51% वोट मिला है। मैं जमीन पर था, मैंने जमीन पर देखा, और जमीन पर आकलन करने के बाद ही मैंने कहा कि 3/4 बहुमत से सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीट आएंगे। और मेरी बात वो सच निकली, लेकिन ईवीएम में बेईमानी करके वो सब किया। हमने समाजवादी पार्टी के साथ में बिना किसी शर्त के और बिना किसी सीट के गठबंधन किया, क्योंकि देश को बचाना था, देश की जनता को बचाना था, लोकतंत्र और संविधान को बचाना था, इसलिए किया। और अब आपके माध्यम से भी मैं समझता हूं माननीय अखिलेश यादव जी तक हमारी बात पहुंचेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर, सपा और सपा गठबंधन के जो लोग हैं उनसे मिलकर इस आंदोलन में वो हमारा साथ दें, इसके लिए मैं उनसे बात करूंगा और भी सबसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा साथी। तो क्या अभी तक सब जो आपके गठबंधन के दल से सहमति नहीं बनी है? नहीं, सहमति की बात तो तब होगी ना कि जब हम बात करेंगे। अभी उनसे बात नहीं हुई है, पहले सारी चीजें देख लें, सारे आकलन कर लें हम, उसके बाद में हम ये सारे कार्यक्रम करेंगे, उनसे मिलेंगे बाकायदा। और इस बीच में मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, इसको जरूर रिकॉर्ड करें कि इस बीच में, क्योंकि 2 तारीख को अब हमने मीटिंग रखी है, सभी देश भर से जो भी लोग आएंगे, उससे पहले हम लोग इस बात को बाकायदा चुनाव आयोग को भी एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। हम एक उनको अपना जो सारी स्थिति है इन सब चीजों का आकलन करते हुए उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बात पहुंचाएंगे, और उसके बाद में बाकी और सारी चीजें हैं, किस तरह से करेंगे, आप सारे साथियों के सामने बात हमेशा के लिए रहेगी। सर, अभी समर्थन आपका है सपा को? बिल्कुल रहेगा समर्थन, बिल्कुल सपा के साथ समर्थन है, सपा के साथ समर्थन रहेगा। जब तक सही मुद्दों पर लड़ाई रहेगी हमारा समर्थन रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर, सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि जब नतीजे जाते तब लोग आप लोग शोर मचाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की बात को आपने सुना, आपने हमारी उस बात को नहीं सुना। जब मैंने पहले फेज की पोलिंग होने से पहले ही 9 तारीख को, अभी बताया मैंने आपने, 9 तारीख को जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि किस तरह से धांधली होने वाली है, किस तरह से ईवीएम बदली जाएंगे, मैंने तुरंत वीडियो बना के डाला। इसके अलावा चुनाव खत्म भी नहीं हुआ था, मैं हर मंच पर जहां भी गया मैंने ईवीएम के विषय में बताया, घोटाले के विषय में बताया। और मैंने बनारस में, शायद मेरा 28 फरवरी या 1 मार्च के आसपास का मेरा वीडियो है, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि गड़बड़ी होगी, मुझे मालूम है कहां का गड़बड़ी होगी, मैंने जिनों के नाम भी गिनाए। और मैंने उनको कहा कि लोगों को ईवीएम बदली गई है, इसको कैसे पहचानेंगे, उसकी भी सारी चीजें मैंने बताई, जो आज की तारीख में करोड़ों लोग उससे देख चुके हैं। सर, रोक क्यों नहीं पाया आप लोग? कौन नहीं रोका? गठबंधन था सर, आपके साथ तो लोग भी थे, सब कुछ था सर। आप जब प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी धांधली हो रही है, और जब हम बता रहे हैं, लोग भी कई बार जोश में होश खो बैठते हैं, होश नहीं रखते हैं, उस स्थिति में जिन चीजों की जानकारी रखनी चाहिए थी, जहां उसको चेक करना चाहिए था, वहां उतना नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा, अगर लोग जागरूक इतने नहीं होते तो कैसे कोशिश की उन्होंने, कैसे पकड़ी गई, कैसे पकड़ी गई, जो मीडिया में दिखाई जा रही है वो कैसे पकड़ी गई लोगों ने, बनारस में कैसे पकड़ी गई, बरेली में 200 मशीनें बदली जाएंगी, उसके विषय में कैसे सूचना मिली, हर जगह जहां भी हो सकता था लोगों ने उसको रोकने का, पकड़ने का प्रयास किया। सारी चीजें किसका? बीजेपी यही तो चाहती है, आप चुनाव का बहिष्कार कीजिए, वो अपने आराम से जीत गए। आप भूल गए क्या भाई, आप क्या भूल गए हैं कि जम्मू कश्मीर में सारी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया, उसके बाद वो चीज आराम से जीत के आ गए चुनाव में। यही तो वो चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तीसरे चौथे चरण के बाद ही समझ गए थे कि वो हार रहे हैं, लेकिन वो ये बोल नहीं सकते थे। नहीं, हार कैसे रहे मैं नहीं जानता, मैंने नहीं सुना है जो आप बात कर रही हैं कि वो तीसरे चौथे चरण के बाद हार गए हैं।
मैं इस बात को जब तक खुद नहीं सुन लूंगा मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी ने यह भी कहा है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। और ओम प्रकाश राजभर जी नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने भी कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल अब कहने से बात नहीं बनेगी, इसको सब लोग मिलके इकट्ठे होके पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करें सर, और तभी ये ईवीएम रुक पाएगी। जन आंदोलन नहीं हो पाएगा तो इसके रुकने की संभावना नहीं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष में, जैसे कांग्रेस है, राजद है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं महाराष्ट्र वगैरह में, शिवसेना वगैरह, क्या आपका साथ दे रही है वो ईवीएम के खिलाफ? देखिए अभी हमने बात नहीं की, अब पहली वो है, हमने आपके माध्यम से सूचना हम पहुंचा रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं। इसके बाद हम लेटर भी देंगे अपनी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से लेटर भी देंगे लिखित में, उनसे निवेदन करेंगे इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। अगर वो देते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं देते हैं तो उस समय डिसाइड किया जाएगा। 2019 से हम आपको देख रहे हैं, आप बाकायदा विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं, जब आप लकीर पीटते हैं सांप निकलने के बाद, नहीं, पहले आप विरोध क्यों नहीं करते? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है और झूठ बोल रहे हैं आप। मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस चुनाव से, जो 2022 का चुनाव हुआ है, इससे 6 महीने पहले देखा होगा, हमने बाकायदा सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, हस्ताक्षर अभियान चलाया था, पूरे देश में लोगों से हमने रिक्वेस्ट की थी और यह कहकर कहा था कि 5 राज्यों में चुनाव है, 18 करोड़ के लगभग मतदाता हैं, अगर 9 करोड़ के लगभग मतदाता इस हमारे हस्ताक्षर अभियान में हमें हस्ताक्षर करके दें तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख के ईवीएम को बंद करा दें। लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया और अब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम का हटना जरूरी है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था आपके साथ जुड़ी है जो ईवीएम पे? अंतर्राष्ट्रीय संस्था की क्या जरूरत है? कोई एजेंसी? किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जरूरत क्या? ये क्या अंतर्राष्ट्रीय मामला है? हमारे पास बहुत सारे ये हमारा हमारे देश का इंटरनल मैटर है, इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा आंतरिक मसला है, हमें लड़ना है, हम सुलझाएंगे। क्या हम किसी बात से कमजोर हैं? क्या सरकार से लड़ नहीं सकते हैं क्या हम लोग? क्या अपने आंदोलन को हम खड़ा नहीं कर सकते हैं क्या? ईवीएम को हटवा नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, हम वही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का कोई लेना देना नहीं है। एक और बड़ी गलतफहमी चल रही है, मैं आपको बार बार बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये ईवीएम है इसके लिए आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चले जाएं। उन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्या लेना देना? ये दो से के बीच का मसला नहीं है, ये मसला भारत का अपना आंतरिक मसला है। और जब तक दो देशों के बीच का मसला नहीं होगा और जब तक केंद्र सरकार किसी को डिप्यूट नहीं करेगी, ना तो वहां जा सकता ना ही कोई बोल सकता है। यह हमारा मसला है। और दूसरा, जो हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया था, आप देखेंगे कि यह पेपर था, यह पेपर आप देखिए, यही वो पेपर था। से ये काम ये बाकायदा हम लगातार कोशिश कर रहे थे। ये फ्रंट पेज और ये इसका बैक साइड का पेज, हम फिर से इसको शुरू करने वाले हैं। लगातार बहुत साफ इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे बहुत साफ लिखा हुआ है। हम इसको फिर से इस हस्ताक्षर अभियान को शुरू करने वाले हैं और इसीलिए ताकि पूरे देश में लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के हमारा साथ दें, इसीलिए हमने जो है 2 तारीख की पहले मीटिंग बुलाई है, उसके बाद फाइनल चीज हम डिसाइड करेंगे। सर, ये चीज आप बैलेट पेपर की मांग करते हैं लगातार, कई सालों से आप आंदोलन कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि बैलेट पेपर से निष्पक्ष हो पाएगा चुनाव? क्यों नहीं हो पाएगा निष्पक्ष? क्यों नहीं हो पाएगा बैलेट पेपर से निष्पक्ष? केवल बैलेट पेपर की बात नहीं है, मैं जो कर रहा हूं, मैं कई काम कर रहा हूं, आप उस चीज को देख नहीं रहे हैं। मैंने जो आंदोलन जब शुरू किया उसमें जो मैंने बात कही, मैंने उसमें एक बात अभी जो आपको बताई कि न केवल बैलेट पेपर से चुनाव हो बल्कि एक ही फेज में चुनाव हो। वीडियो रिकॉर्डिंग 7 और 8 फेज में जो चुनाव होता है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले से ही अपनी बेईमानी किस तरह से वो करेगा, किस तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, वो पहले से ही प्लानिंग होती है। इसलिए 7-8 फेज में कराए जाते हैं चुनाव। एक फेज में कराइए ना। हमारे पास क्या मानव संसाधन की कमी है? लोगों की कमी है? हमारे पास क्या पैसे की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है, हर संसाधन है अगर हम चाहे तो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और जो सरकार है, भाजपा सरकार के, उसकी नीयत में बेईमानी है, इसलिए सारी चीजें नहीं होती। मैंने कहा है कि एक ही फेज में चुनाव होना चाहिए और चुनाव होने के, वोटिंग होने के 3-4 घंटे के बाद ही काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए। इसलिए ये सारी चीजें होंगे अभी आने वाले समय में। साथी, सर, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं मान रहे कि हमें उतने वोट नहीं मिले कि हम लोग जीत जाए? नहीं, कैसे मैं मान लूं? आप कैसे, आप अरुण जी कैसे कह रहे इस बात? नहीं, बिल्कुल ईवीएम बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा चुनाव सुधार भी है, लेकिन चुनाव देखिए, चुनाव सुधार की बड़ी प्रक्रिया है। चुनाव सुधार में कई चीज होनी है, लेकिन ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। और साथ में एक ही दिन में एक ही फेज में चुनाव हो और तुरंत बाद उसके गिनती शुरू हो, ये मेन हमारी मांगे हैं। इसके अलावा और जो चीजें हुई हैं, देखिए बेईमानी कितने स्तर पर हुई है इस बार। चुनाव आयोग, ये तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, बहुत लोगों की वोटें काटी गई हैं।
एक बूथ से 50 से लेकर 100 लोगों की वोटें काटी गई हैं। और आपने देखा होगा कि जब पहले फेज की जो पोलिंग हुई 10 फरवरी को, उस दिन बाकायदा एनडीटीवी ने दिखाया कि यहां पे जो आपका हाथरस के पास इगलास है, इगलास में एक गांव की 700-800 वोट काट दी गई। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों से भी, जिन लोगों की ये वीडियो, इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको वायरल कीजिए, जहां जहां भी, जिस गांव में भी, जिस बूथ पर भी जिन लोगों की वोटें काटी गई हैं, जिनके पास में उनके वोटर आई कार्ड हैं, वो सारे लोग हमें बताएं, इंफॉर्मेशन हमें दें। जो मैंने नंबर बताया है 7840868666, उस पर मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें कि हमारी वोट काटी गई, वो सब कुछ लिख के हमें बताएं। ये सारी की सारी चीजें, हम इसमें कई चीजें शामिल हैं। सर, इस दौर में जहां भारतीय जनता पार्टी का तमाम जगह पे कब्जा है, यहाँ पे ईवीएम हटवाना संभव है? देखिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं वहां पे हजारों सालों की व्यवस्था चलती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो व्यवस्था खत्म हो सकती है। 3500 साल की व्यवस्था बाबा साहब ने एक झटके में, जब आया उनका मौका, कलम से साफ कर दी, संविधान बनाया और देश की 3500 साल की जो घृणित व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आपकी नीयत साफ हो, आप ईमानदार हो, लड़ने का हौसला हो, आप में जज्बा हो और ईमानदारी से लड़ाई लड़ें। अगर आप लड़ने से पहले ही हार जाएं, उसका कोई इलाज नहीं है। हर चीज का इलाज है। हम मानते हैं कि जन आंदोलन खड़ा होगा तो यह सरकार ही, देश की संसद ही, जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 है उसमें संशोधन करके ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर स्थापित करेगी। और अगर नहीं करती है तो मैं मानता हूं कि इस देश की अदालतें अभी जिंदा हैं और हम उन अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हम गुहार लगाएंगे कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए न्याय करें और इस देश की आम जनता को न्याय दिलाएं, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर। वैसे भी मैं एक बात कहता हूं कि ईवीएम जो मशीन है, ईवीएम मशीन किस तरह से काम करती है किसी को मालूम नहीं है। भाई बटन दबाना, लाल बत्ती का जल जाना, केवल वोट डालना नहीं हो गया। जिस देश के पढ़े लिखे लोग, मैं तो बार बार कहता हूं कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के तमाम जजेस, सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके अलावा कोई नहीं जानता एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बाकी इस देश की आधी से अधिक अनपढ़ आबादी, कोई नहीं जानता कि ईवीएम कैसे काम करती, फिर कैसे चल रही है। और जब 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में खुद कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, फिर क्यों ईवीएम जारी है। और इसके अलावा हम आपको बाकायदा आने वाले समय में हम आपको सूचना देंगे, आपको बुलाएंगे, आपके माध्यम से कवर कराएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाएंगे कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है, सेटिंग कैसे होती है, कैसे उसकी प्रोग्रामिंग होती है, और इसके अलावा वीवीपैट में भी कितनी गड़बड़ी कैसे होती है, सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। कोशिश करेंगे हर जिले में उस डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर जाए। सवाल तो वही खड़ा होता है, आप पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर सफल नहीं हो रहे हैं ना आप। देखिए, किसी भी जन आंदोलन को खड़ा होने में और उस जन आंदोलन के साथ लोगों को खड़ा होने में समय लगता है। कल वो समय था जो हमने ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई 30 मई 2019 को, जब मोदी सरकार ने दोबारा शपथ ली, उसी दिन से आंदोलन शुरू किया हमने। तब से लेकर आज तक, आज की स्थिति यह है, हर 3 में से 2 व्यक्ति ईवीएम के विरोध में बोल रहे हैं। तब हम अकेले बोलते थे, तब कुछ लोग बोलते थे, लेकिन उसके बाद चलते चलते हुआ कि हर तीसरा आदमी बोलता था, और आज स्थिति यह है कि हर 3 में से 2 आदमी बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम को हटाया जाए। और आप लोगों को नहीं लगता, जो विपक्ष के लोग हैं, कि हमें संगठन मजबूत करना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए? नहीं, हमें सब चीज लगती है, हमें संगठन भी मजबूत करना है, अपनी पार्टी का भी करना है, और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा करने के लिए भी ढांचा हमें तैयार करना है। हर चीज लगती है, हर चीज हम करेंगे। एक सवाल सर मेरा है कि संवैधानिक संस्थाएं जो सुप्रीम कोर्ट है या चुनाव आयोग है, ये तो नहीं मानती कि इसमें किसी तरीके से गड़बड़ी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ इस पर कहा है? हम इसको नहीं, देखिए, आप अगर देखें उस जजमेंट को, जैसे कहा अभी मैंने जिक्र किया 8 अक्टूबर 2013 का, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें बाकायदा 27वें पैरे में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। यानी कि ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं, सुप्रीम कोर्ट मानती है। हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि उसके साथ में वीवीपैट जोड़ दिया, और दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि वीवीपैट जोड़ तो दिया, लेकिन वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं हो रही। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। तो वीवीपैट की पर्चियों की गिनती, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह जो चुनाव हुआ है, इसमें अगर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दिखती नहीं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, उन संवैधानिक जो जितनी भी संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनके सोए हुए अंतरात्मा को जगाने के लिए भी हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाओ।